नमस्ते। आप जानते हैं कि ये नेपाली संस्कृति के लिए जाना जाता है। नमस्ते अर्थात आप सभी को मेरा यानी अंजनी कुमार शुक्ला का प्यार भरा नमस्कार। ये जो नमस्कार है, ये नमस्कार नेपाली संस्कृति को प्रदर्शित करता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में एक ऐसा देश जो प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक अलौकिक नैसर्गिक सुंदरता को धारण करता है, उस देश के सुलगने को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बातें उठने लगी। वो देश एकदम से आग की भट्ठी में जलने जैसा दिखने लगा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या उसके पीछे कारण था जिसके कारण एक शांति प्रिय हमारा पड़ोसी देश वो पूरी तरीके से आग की तरह जलना शुरू हो गया? इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? वो है यहाँ पे वहाँ की सरकार की नीतियाँ और उन नीतियों के खिलाफ हमारे जेन जी भाइयों का आंदोलन। ये आंदोलन नहीं, ये सरकार की नीतियां जो दमनकारी नीतियां हैं, सरकार की जनता के खिलाफ जो नीतियां हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उठाई गई आवाज़ है, ये वो आवाज़ है। और इस आवाज़ को कहीं ना कहीं वहाँ की जेन जी पॉपुलेशन ने बहुत ज़ोर शोर से उठाया और ये उठाना समय की मांग भी थी। क्यों? पिछले कई वर्षों से अगर बात करें तो नेपाल में बस घूम फिर करके ओली, देउबा और प्रचंड, इन्हीं की सरकार घूम फिर करके बन रही थी और पूरी तरीके से ये नेपाल को अलग अलग तरीके से निचोड़ रहे थे। कहीं ना कहीं इसके पीछे चाइना के प्रभाव में आकर के, और ये पूरी तरह से नेपाल की शांति, नेपाल की अलौकिक सुंदरता, नेपाल की जो अपनी एक भाईचारे की नीति थी, वो सारी नीति को ये डिस्टर्ब करते हुए वहाँ के लोगों पर इन्होंने प्रहार किया, जिसके विरोध में कहीं ना कहीं नेपाल सुलग उठा। तो आइए आज हम जानते हैं ये नेपाल के सुलगने के पीछे क्या कहानी है, उसको लेकर के हम बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जेन जी। जेन जी की जब बात करते हैं तो आप ये जान लीजिए, जेन जी का मतलब है जनरेशन जेड। ये कौन सी जनरेशन होती है? जनरेशन जेड आखिर क्या है? तो आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर जो जनरेशन जेड है, ये वो लोग कहलाते हैं जिनका जन्म 1997 के बाद से लेकर के और 2012 के बीच हुआ। ऐसे लोग जिनका जन्म 1997 से लेकर के और 2012 के बीच हुआ, उनको कहा जाता है जनरेशन जी। यहाँ जेड का मतलब जी होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो जनरेशन जी, ये जनरेशन जी जिसने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का जो प्रयास किया, जो आगे बढ़ने का एफर्ट लगाया, उसमें इंटरनेट का रोल बहुत अहम रहा। ये जनरेशन अपने अधिकारों को लेकर के, अपने जीवन को अच्छा बनाने को लेकर के प्रयास करती रही। लेकिन यहाँ की करप्शन से संबंधित लिप्त सरकारें वो पूरी तरीके से हमारी इस पॉपुलेशन का दमन करने से जरा सा भी संकोच नहीं करती थी। ये अपने आप में कहीं ना कहीं इस आंदोलन का बहुत बड़ा कारण बना, जिसको कहते हैं ज्वलंत मुद्दा। गुस्सा तो पहले से था, काहे नहीं होगा? जब ये सरकारें पूरी तरीके से यहाँ पे क्या कर रही थी, पूरी तरीके से ये सरकारें अपना राज कर रही थी। करप्शन पे करप्शन, पुल बन रहा हो तो ससुर करप्शन करेंगे, रोड बन रही हो तो करप्शन करेंगे, और वहाँ पे पता चला किसी भी प्रकार का कोई भी काम हो रहा हो, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। अरे बंद करो भ्रष्टाचार, हद हो गई भ्रष्टाचार की। जनता कभी न कभी तो उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगी। ये यहाँ पर मेन इसका कारण था, और उसी में आग में घी डालने का काम कर दिया तब जब सरकार ने देखा कि सोशल मीडिया कहीं न कहीं इन जेन जी जनरेशन के अंदर क्या कर रहा है, एक आग का गुबाल भर रही है। पूरी तरीके से ये जनरेशन सरकार के खिलाफ नीतियों पर आंदोलन करने की ओर आगे बढ़ रही है, सरकार के खिलाफ बात कर रही है। तो वैसी सिचुएशन में नेपाल में उपद्रव जैसा माहौल बनने का शुरुआत हो गई। काहे न हो?
आप जानते हैं कि वहाँ मंत्रियों के जो लड़के हैं, जो वहाँ के नेताओं के लड़के हैं, जो वहाँ के अधिकारियों के लड़के हैं, वो इन सरकारों के दौरान अपनी महंगी महंगी लग्जरी लाइफ को जीने में पूरी तरीके से व्यस्त हैं। वो जा कर के महंगी महंगी चीज़ें खरीद रहे हैं और उसको सोशल मीडिया भी डाल रहे हैं, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। और ये जेनजी पॉपुलेशन पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर ही आधारित हो गई। नतीजा ये पूरी तरीके से सोशल मीडिया को अपने जीवन का अहम अंग बना चुकी, तो बार बार वो देखेगी का? वो यही देखेगी ना कि वो जो अवली हैं, अवली के रिश्तेदार, अवली के जानने वाले, उनके जो तमाम लीडर हैं, उन सभी लीडरों के जो बच्चे हैं वो विदेश हम ससुर मजा ले रहे हैं, विदेश में मजा ले रहे हैं, महंगी महंगी शर्टें पहन रहे हैं, महंगी महंगी घड़ियां पहन रहे हैं, मर्सिडीज से घूम रहे हैं। जहां जनता भूखों मर रही है वहां वो मर्सिडीज से टहल रहे हैं। अब जब मर्सिडीज से टहल रहे हैं तो ये देख करके वहां के युवाओं में आक्रोश आएगा कि नहीं आएगा? वहां के युवाओं में आक्रोश आएगा। अच्छा, गलती क्या कर गए? गलती ये कर गए, जैसे आप देखते हो कि हमारे यहाँ के जो भारत के लीडर हैं, भारत के लीडर इन मामलों में बहुत आगे हैं। हमारे यहाँ भी करप्शन बहुत है, हमारे यहाँ भी तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार होते रहते हैं, हमारे यहाँ भी नेताओं के बच्चे वो बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। लेकिन हमारे नेता एक मामले में बहुत समझदार हैं, और वो समझदार किस मामले में हैं? वो भैया कहीं भी अपने घर परिवार रिश्तेदार नातेदार का बैकअप नहीं दिखाते हैं। वो पहन लिए एक तो कुर्ता धोती या कुर्ता पैजामा, आप पहचाने नहीं पाओगे इसमें है क्या, ये कितने का पहने हैं, है ना। जब भी फोटो सेशन होता है तो बहुत सोच समझ करके फोटो खिंचवाते हैं, ठीक है, कि जिसमें कहीं ऐसा ना हो जिससे उनकी पोल खुल जाए। इसलिए हमारे यहाँ के नेताओं से नेपाल के नेताओं को थोड़ा बहुत तो सीखने चाहिए भाई, कि थोड़ा बहुत सीख लेते कि कैसे यहाँ के लोग अपने आप को मैनेज करते हैं। हमारे यहाँ के एक को नेता के लड़के को देखा जो इस तरीके से मर्सिडीज और सारी चीज़ों को करते हुए नजर आता, और जो करते हुए नजर आ जाता उसकी हालत खराब हो जाती सोशल मीडिया पे। दूसरे दिन आके उसके जो पिताजी होते हैं वो आकर के कहते भैया माफ़ी दे दो। तो ये जो कहानी है ये सोशल मीडिया के द्वारा उठी क्रांति की कहानी है, जो वहाँ की जेन जी पॉपुलेशन के द्वारा शुरू की गई। जेन जी में 13 साल से लेके 28 साल तक के बच्चे जो वहाँ पे हैं, जो युवा वर्ग हैं, वो शामिल होते हैं। और उनके द्वारा जब यहाँ पर नेपो बेबी, जिसको कहा गया, एक टर्म यूज किया गया नेपो बेबी। नेपो बेबी क्या है? वो नेपाल के जो मंत्री हैं उन सभी मंत्रियों के लड़के, उन सभी अधिकारियों के लड़के जो ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। और ज़िंदगी जियो तो ठीक है जियो, उसको सोशल मीडिया पे रील बना करके सोशल मीडिया पे वो अपलोड करते हैं। और भैया जब सोशल मीडिया पर अपलोड करोगे तो ये जो यंग जनरेशन है ये सोशल मीडिया से ही ज़िंदगी को जी रही है, ये उस चीज़ को देखेगी कि नहीं। नतीजा इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस रील को देखा, इन्होंने उस सोशल मीडिया के वीडियो को देखा, जिसके कारण ये उसको वायरल करने लगे। अब जब वायरल करने लगे तो जन तक पता चला, ई देखो हिया हम लोग भूखन मरित है, और हुआ सरकार के जो लौंडवे हैं उनको देखो कैसे जिंदगी जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना। बड़े आराम से बहुत ढंग से अपने जीवन को जीते चले जा रहे हैं। ऐसा मतलब हमारी तरफ से देखा जाए तो हमारे लोगों पैसे पर ये ऐश कर रहे हैं, है ना। और हम लोग यहाँ पर पूरी तरीके से क्या है, अपनी जिंदगी को जीने के लिए तरस रहे हैं। और जब ये बात हुई तो वैसी सिचुएशन में इस पर आवाज उठाई वहां के एक एनजीओ ने। वहां के जिस एनजीओ ने आवाज उठाई उसका नाम था हामी नेपाल। हामी नेपाल नामक एनजीओ के द्वारा आवाज उठाई गई। उसने आह्वान किया कि अब इसके खिलाफ आंदोलन करने की जरूरत है। नतीजा वो आंदोलन 8 सितंबर 2025 को शुरू हुआ। शुरुआत में कुछ लोग वहां पर आए, लेकिन वही बात कि आंदोलन शुरू होने के पीछे कोई कारण तो रहा होगा। चलो करप्शन कारण था, ये नेपो बेबी कारण थे, लेकिन केवल इतना ही कारण तो नहीं रहा होगा।
एक कारण ये रहा कि सरकार को जब ये लग गया कि ये जो जनता है ये क्या कर रही है, सरकारी नीतियों को लेकर के बहुत ज्यादा उसको हाईलाइट करती जा रही है, जिसके कारण सरकार की फजीहत होती जा रही है। अब जब सरकार की फजीहत होती जा रही है तो उस सिचुएशन में सरकार ने बड़ा सीधा सा एक नियम बना दिया, हम 26 सोशल मीडिया चैनल्स को क्या करेंगे, प्रतिबंधित करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया। अब जब पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया, नतीजा वहां पर सरकार ने क्या किया, सरकार ने इन 26 सोशल मीडिया चैनल को प्रतिबंधित कर दिया। टिक टाक रह गया। क्यों? क्योंकि उसने पंजीकरण फटाफट जैसे देखा, सरकार ने नीतियां चली, भैया लाओ फटाफट हम पंजीकरण करा लें। उसने तुरंत अपना पंजीकरण क्या किया, करा लिया। ठीक है, उसने पंजीकरण करा लिया। बाकी 26 चैनल क्या हो गए, वो प्रतिबंधित हो गए। अब 26 चैनल जब प्रतिबंधित हो गए तो ये जेनजी पॉपुलेशन, किसी का इस पे रोजगार था, कोई यूट्यूब पे रोजगार चला रहा था अपना, कोई सोशल मीडिया के किसी अन्य चैनल पर कोई कार्य कर रहा था, कोई उसमें इन्वॉल्व था, अलग अलग तरीके से कई लोगों को इसमें रोजगार मिल रहा था। ऐसी सिचुएशन में सरकार ने पूरी तरीके से उन पर प्रहार किया और ये उन पर की गई आर्थिक चोट थी, सामाजिक चोट थी और इंटरनेट पर किया गया प्रहार था, जिसे इस जेनजी पॉपुलेशन के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और इसने पूरी तरीके से एक शांति प्रिय नेपाल को उपद्रव वहां पर शुरू कर दिया। और ये उपद्रव बिल्कुल भी गलत नहीं था, ये पूरी तरीके से जान लीजिए, ये उपद्रव पूरी तरह से सही था। क्यों? क्योंकि ये सरकार की दमनकारी नीतियां, ये सरकार के जो नेपो बेबी हैं, उन बेबीज के द्वारा किया जाने वाला जो ऐशो आराम है उनके खिलाफ था। जो योग्य थे वो खाली बैठे थे, जो योग्य नहीं थे वो सिंहासन पर बैठे थे। ये जो दमनकारी नीतियां थी और सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध के कारण यहां पर क्या किया गया, जेन जी आंदोलन 8 सितंबर 2025 को नेपाल में शुरू होता है। अब यहां पर हामी नेपाल एनजीओ ये पूरी तरीके से काम करता है और इसके जो हेड हैं वो उनका नाम है सदन सुरंग। उनका क्या नाम है? सदन सुरंग। इनके द्वारा इसको थोड़ा सा आंदोलन को आगे बढ़ाया गया और फिर टिकटॉक जो चल रहा था उसी के माध्यम से ये जेनजी पॉपुलेशन ने क्या किया, जेनजी लोगों ने क्या किया, पूरी तरीके से मैसेज का सर्कुलेशन करना शुरू कर दिया। ए तुम आओ, आओ फटाफट सब लोग आओ। और धीरे धीरे करके वो आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि पूरे नेपाल को उस आंदोलन ने झुलसाना शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं बी आर सोशल मीडिया लवर्स, यहां पे लिखा हुआ है बी आर सोशल मीडिया लवर्स से नो टू करप्शंस, यानी हम सोशल मीडिया के प्रेमी हैं और हम किसी भी कीमत पर करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिसको लेकर के यहां पर पूरी तरीके से आवर फ्यूचर इज नॉट फॉर सेल, तुम हमारे भविष्य को बेच नहीं सकते हो, चाहे औली हो, चाहे देवबा हो, चाहे प्रचंड हो। क्यों? क्योंकि यही तीनों आपस हम कभी तुम सरकार बन जाओ, तुम बन जाओ, तुम बन जाओ, यही उलटफेर किया कर रहे थे। और नेपाल की भोली भाली जनता, हमारी प्यारी पड़ोसी देश की जो जनता थी, उसको सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे थे, जिसके खिलाफ ये लोगों में भरा गुस्सा जो था ये उबाल के साथ बाहर आता है और लोग इस तरीके के पैम्पलेट्स हाथ में लेकर के आवर फ्यूचर इज नॉट फॉर सेल, बी पे यू फ्लेक्स एनफ, वी आर सोशल मीडिया लवर्स, से नो टू करप्शन, जय देश, जेनजी बफरिंग, इस तरह से तमाम यहाँ पे बातें आने लगी और एक प्रोटेस्ट जो सड़कों तक उतर करके आता है। यहाँ तक बात ठीक थी, सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन आप जानते हैं कि ओली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के रूप में प्रधानमंत्री थे और इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरी तरीके से संसद में बैठ करके और अपने यहाँ की फोर्स से ये कहा कि इस आंदोलन का दमन करो, इसको दबाओ। ठीक है, क्यों? ये आंदोलन अगर ऐसे चलता रहा तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। नतीजा ये दमन करने के लिए वहाँ पर भेजते हैं किसको? फोर्स को।
फोर्स जो आती है वो पूरी तरीके से यहाँ पे क्या करती है, जो भी फोर्स आती है वो फोर्स कहीं ना कहीं यहाँ पे आ करके और पूरी तरीके से पहले व्यवस्था को मैनेज करती है कि भाई किसी तरह शांत हो जाएं, आंसू गैस छोड़ना, पानी का फव्वारा छोड़ना, ठीक है, वहाँ पर उनके ऊपर रबड़ की गोलियां दागना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या करते हैं, ये लोग कर देते हैं। और जब इस तरीके से करते हैं तब भी जनता वहाँ पे मानती नहीं है, और जब जनता नहीं मानती है तो उस सिचुएशन में यहाँ क्या होता है, उस सिचुएशन में अगर बात करें तो वहां पूरी तरीके से क्या होता है कि यहां पे क्या किया जाता है, जनता ना मानी, इन्होंने रबड़ की गोली से फायरिंग करवाई, इन्होंने पानी उनके ऊपर डलवाया, इन्होंने पूरी तरीके से उनके ऊपर क्या किया, उनको दमनकारी नीतियों के द्वारा उनके आंदोलन को रोकने का प्रयास किया। लेकिन कहते हैं ना, जब अंदर दिल में भरा हो गुस्सा, ठीक है, तो वहां पर फिर कोई भी गोली काम नहीं करती है। और खास तौर से युवाओं की ताकत वो ताकत होती है जो सत्ता और साम्राज्य को बदलने की क्षमता रखती है। नतीजा बात ये आई कि अब कुछ नहीं, अब यहां पर क्या, अब पूरी तरीके से हम क्या करेंगे, अब यहां पर हम आगाज करते हैं किस चीज का, अब हम संग्राम का आगाज करते हैं और समाज को भ्रष्टाचार मुक्त करके रहेंगे, अर्थात तख्ता पलटो। लेकिन वहां बीच में क्या होता है, वहां पर नेपाल की सरकार के जो गृह मंत्री हैं वो इस्तीफा देते हैं। उसके बाद एक एक नेतवा को हेलीकॉप्टर से उठा करके और ले जाया जाता है, भैया भागो भागो, जैसे बांग्लादेश में हुआ तो भागो, नहीं तो माहौल डिस्टर्ब है, पता नहीं कब चढ़ा दिए जाओ ऊपर, कुछ पता नहीं है। नतीजा वो पूरी तरीके से क्या होते हैं, भागने लगते हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं सिस्टम इस तरीके का बन जाता है कि जिसके कारण इनको ये कहा गया, प्रचंड जो यहाँ पे ओली से थे, तो ओलिवर ने क्या कहा, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि ऐसा करो, शूट करो, ठीक है। वही कहानी जो चाइना ने थेनमान चौक पे की थी, अपने 40 छात्रों पे गोली चलवा दी थी, नेपाल में भी कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिला। और जिसके अंतर्गत उन्होंने क्या कहा कि शूट करो। पता चला ये बेचारे एकदम सीधे साधे बंदे है ना, सीधे हेडशॉट यहां पर गोली मारी, ठीक है, जिसके कारण 19 छात्र से ज्यादा वहां पर लोग क्या हो गए, पूरी तरीके से मौत की नींद सो गए। और 300 से ज्यादा वो बेचारे वहां पर घायल हो गए। आंदोलन और उग्र हो गया। जब माहौल पूरी तरीके से कंट्रोल के बाहर हुआ तब कमान यहां पर दी गई किसको, सैन्य प्रमुख को। भारत ने बड़ी संजीदगी से इन सभी चीजों को देखा। भारत की एक नीति है कि हम पड़ोसी की मदद तो करेंगे लेकिन पड़ोसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हाँ, इस उपद्रव के माहौल में कोई अराजक तत्व हमारे देश में ना आने पाए, हमने इसके लिए अपने बॉर्डर पर सेनाओं को तैनात कर दिया। यहां पर पूरी तरीके से क्या हुआ कि वहां जब ये देखा गया कि अब माहौल वहां की पुलिस के हाथ में नहीं है, अब वो कंट्रोल से बाहर हैं, अब उनके बस की बात नहीं है, तो वैसी सिचुएशन में यहां पूरी तरीके से इस तरीके की बात लाई गई कि अब भाई ऐसे काम चलने वाला नहीं है। नतीजा यहां पर क्या किया गया, कमान दी गई आर्मी चीफ के हाथों में। आर्मी चीफ जो वहां के हैं उनका नाम है अशोक राज सिंदेल। उनका क्या नाम, अशोक राज सिंडेल। अशोक राज सिंडेल ने किसी तरीके से आंदोलन को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। वहां पर यह कहा गया कि भाई ये जो 26 सोशल मीडिया चैनल प्रतिबंधित किए गए हैं, इन पर लगे प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, करप्शन को खत्म करने का पूरा प्रयास किया जाए और नेपाल में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। नेपाल में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए और जब वो अंतरिम सरकार का गठन नेपाल में होगा तो वैसी सिचुएशन में चीजें अच्छी होंगी। अब आप बताइए, ये स्टूडेंट कहां से क्रिमिनल दिखते हैं? इनके यहां सर पे गोली मारी गई,
जिससे आंदोलन अपने आप में बहुत तेजी से भड़का। लेकिन सेना, आप जानते हैं, हर एक देश में सेना की रेस्पेक्ट होती है। ऐसी सिचुएशन में सेना की रेस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए जब आर्मी चीफ ने कमांड अपने हाथों में ली तो उस सिचुएशन में वहाँ पर चीज़ें कंट्रोल में आनी शुरू हुई और ये कहा गया कि 26 सोशल मीडिया चैनल्स पर लगे प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और जेन जी आंदोलन को तत्काल प्रभाव से रोका जाए, जिससे नेपाल में जो आग लगी हुई है वो आग पूरी तरीके से नेपाल को झुलसाने में अब और ज़्यादा सहयोग ना दे। नतीजा वहाँ पे क्या किया गया, नेपाल में सुशीला कार्की जी की अध्यक्षता में, उनके प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में एक कार्यकारी सरकार का, एक अंतरिम सरकार का गठन करने की बात रखी गई, जिस पर आम सहमति बनी। लेकिन इस पर जेनजी दो भागों में क्या हो गया, विभाजित हो गया। तो यहाँ पर सुशीला कार्की जी को अंतरिम सरकार गठन करने का निमंत्रण दिया गया। सुशीला कार्की जी का भारत से क्या कनेक्शन है, तो इनका भारत से कनेक्शन है कि ये पूरी तरीके से भारत के बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ये संबंधित हैं और पूरी तरीके से ये नेपाल की अंतरिम कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पे सत्ता संभालेंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, ये नेपाल में जेन जी आंदोलन को लेकर के एक छोटी सी कहानी थी और जो कहीं ना कहीं ये शो करती है, ये बताती है कि जब जब किसी देश में भ्रष्टाचार, दमनकारी नीतियां या युवाओं के विरुद्ध नीतियां आती हैं तो उस सिचुएशन में उस देश में युवा अपने अधिकारों की मांग करना भी जानते हैं और उसके लिए आंदोलन करना भी जानते हैं। और दोनों ही चीज़ें अगर सही दिशा में की जा रही हैं तो वो किसी भी कीमत पर गलत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम आज इस जेन जी आंदोलन को लेकर के अपनी बात को विराम देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये जेन जी आंदोलन समझ में आया हो तो माय डियर, आप ये ध्यान रखिएगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।